नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो आस्पा। आस्पा का जो फुल फॉर्म होता है वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि दिया जाता है आर्म फोर्स को पार्लियामेंट के द्वारा। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 को बनाया गया था, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा आर्म फोर्स को एक स्पेशल पावर दिया जाता है कि जो जिस एरिया में, जिसको हम डिस्टर्ब एरिया कहते हैं, उस एरिया में पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। इसके द्वारा ये डिस्टर्ब एरिया होता क्या है? डिस्टर्ब एरिया मेनली जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट या कोई ऐसी एरिया, कोई एक ऐसा स्पेसिफिक जगह जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर फॉलो ना होता हो, उसको बोलते हैं डिस्टर्ब एरिया। क्या होता है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट 1976, वंस डिक्लेयर डिस्टर्ब द एरिया हैज़ टू मेंटेन स्टेटस क्यू फॉर द मिनिमम ऑफ 6 मंथ। ठीक है, क्या बोल रहा है? जो एरिया डिस्टर्ब एरिया स्पेशल कोर्ट एक्ट के द्वारा जो 1976 में गठित किया गया था, उस डिस्टर्ब एरिया किसे कहा जाता है? जहाँ पर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन ना हो, और उसको 6 मंथ के लिए अप्लाई किया जाता है डिस्टर्ब एरिया को। अगर 6 मंथ पे भी वो डिस्टर्ब एरिया पे मेंटेन नहीं हो रहा है पब्लिक ऑर्डर, तो उसको और 6 मंथ्स के लिए उसको एक्सटेंड किया जाता है। या फिर ऐसा पार्लियामेंट पे एक प्रस्ताव लाया जाता है कि जहाँ पर अगर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो गया उस जगह पे, तो उस टाइम से उसको इवोक कर दिया जाता है, उसको वहाँ से हटा दिया जाता है अफ्स्पा को। ठीक है, देख लेते हैं। वन सच एक्ट पास ऑन 11 सितंबर 1958 वॉज एप्लीकेबल टू द नागा हिल्स, देन पार्ट ऑफ आसाम। ठीक है, पहले कहाँ पे अप्लाई किया गया था? 11 सितंबर 1958 को अप्लाई किया गया था नागा हिल्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, क्योंकि वहाँ पर मिलिटेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मिलिटेंसी वहाँ पर कुछ ऐसे तत्व आ गए थे कि जिसकी वजह से वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो सकता था। बाद में फिर आसाम में भी अप्लाई किया गया था। इन इन द फॉलोइंग डिकेड्स इट स्प्रेड वन बाय वन टू द अदर 7 सिस्टर स्टेट्स, जो कि हम जिसको मेघा नाम के जान से नाम के जाना जाता है। आसाम है, जिसमें मेघालय है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, और साथ में सिक्किम भी आता है। सिक्किम में वैसे अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन ये जितने भी 7 सिस्टर स्टेट्स है इस पर अप्लाई हुआ है एक के बाद एक। बाद में देखते हैं इसके बाद में पंजाब में भी अप्लाई हुआ था 1983 में, और 1997 तक की इसको अप्लाई किया गया था। मतलब इसको आसपास वहाँ पे उस स्टेट में मेंटेन था रफली 14 ईयर्स आफ्टर आने के बाद। ठीक है, देखते हैं। एन एक्ट पास्ड इन 1990 वॉज अप्लाइड टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पे भी 7 सिस्टर तो अपने पास थे, साथ ही साथ पंजाब एंड चंडीगढ़ में भी हुआ था, साथ में जम्मू कश्मीर कश्मीर में भी। 7 सिस्टर्स में कब अप्लाई किया गया था? 1958 में। 1958 से स्टार्ट किया गया था अप्सपा लगाने के लिए। उसके बाद में पंजाब और चंडीगढ़ में 1983 में, 1997 तक के वहाँ पर अप्सपा था। बाद में 1990 में अप्लाई किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो हो गया अप्सपा की बात, लेकिन उस पर इसके साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी आए अप्सपा के ऊपर। वो क्रिटिसिज्म क्या थे और किसने क्रिटिसाइज़ किया था इस एक्ट को? तो इसमें जो थे नेशनल पॉलिटिशियन, जो कि पी चिदम्बरम, साथ में सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस के थे, साथ ही साथ जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि अभी बीजेपी के एक एमएलए है, उनके ऊपर भी उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि जो ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन इसके द्वारा हो रहा है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जब हम इसको इन्फोर्स कर रहे हैं, वो जो आसपा के जो मिलिटेंट्स, जो मिलिट्री जो फोर्सेस होती थी, वो अननेसेसरीली जो ह्यूमंस पे कुछ अत्याचार करते थे। अत्याचार नहीं बोल सकते, इन एक टाइप का अगर बोल सकते हो कि जो मेंटेन ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो ज़रूरत होती थी, वो अप्लाई करने के लिए उसके अप्लाई के लिए जो मिलिट्री फोर्सेस थी, उनके ऊपर जाती करती थी कि ऐसी ऐसी चीज़ करो जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर मेंटेन हो सके। ठीक है, बात करते हैं कुछ आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए, जो जब इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है स्टेट में, वो कौन कौन से हैं? जब स्टेट ऑफ इमरजेंसी कब अप्लाई होता है, ठीक है, देख लेते हैं। फेलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल पुलिस टू टैकल लोकल इश्यूज। ठीक है, कब वो स्टेट में इमरजेंसी अप्लाई की जाती है? जब एडमिनिस्ट्रेशन फेलर हो जाता है या लोकल पुलिस टैकल नहीं कर पाती लोकल इश्यूज़ को। दूसरा है रिटर्न टू सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लीड्स टू रिटर्न ऑफ मिसक्रेशन या इरोशन जिसको बोलते हैं,
पीस डिवाइडेंट डिविडेंट, ठीक है। जैसे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लीड नहीं कर पाते किसी भी, जो जब कहाँ पर जहाँ पर आपको पीस चाहिए वहाँ पीस नहीं मिल रहा हो, यहाँ पर मिलिटेंसी बढ़ जाती है। ये एक तरह का बोल सकते हैं, मिलिटेंसी जहाँ पे बढ़ जाती है। तीसरा क्या है, द स्केल ऑफ अनरेस्ट एंड इंस्टेबिलिटी, ठीक है। जहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पर अप्लाई किया जाता है। In such cases, it is prerogative of the state government to call for central help. In most cases, for example, during election, when the local police when the local police may be stretched too thin to simultaneously handle day-to-day tasks, the central government obliges by sending in the BSF and CRPF. Such cases do not come under the purview of ASPA. मतलब क्या है, जो ASPA हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते ना। जैसे कि कोई कभी इलेक्शन आ गया तो उस टाइम पे जो स्टेट गवर्नमेंट हेल्प मांगती जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हेल्प मांगती है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप हेल्प कर दे। अगर आसपा आसपा तो आप पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आसपा एक डिस्टर्ब एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। जब इलेक्शन हो रहा होता है वो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्शन को, तो उस टाइम पे सेंट्रल बीएसएफ और सीआरपीएफ को भेजती है कि जो चीज़ें अन है पुलिस से हैंडल नहीं हो रही, जो स्टेट गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो रही, तो उस टाइम बीएसएफ और सीआरपीएफ उसको हैंडल कर सके। बात करते हैं एस्पा की। एस्पा is confined to enacted only when a state or a part of it is declared a disturbed continued unrest, like in the case of militancy and insurgency, and especially when border are threatened or situations where ASPA is resorted to। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये आसपा कहाँ पर कन्फाइंड होता है, कहाँ पर इनेक्ट किया जाता है स्टेट में, जहाँ पर या कुछ एरिया ऐसा होता है जो डिस्टर्ब हो। किसके द्वारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो पहला हमने देख लिया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं रहा हो बराबर से, जहाँ पर मिलिटेंसी हो या फिर जहाँ पे इंसर्जेंसी हो। इंसर्जेंसी मतलब जहाँ पर लेफ्ट एक्सट्रीमी, जहाँ नक्सलाइट्स जिसको बोलते हैं, इंसर्जेंसी वही लाते हैं मेनली। जहाँ पर या फिर बॉर्डर का जो एरिया होता है वहाँ पर कहीं थ्रेटन महसूस किया जाए, तब वहाँ पे आसपा लगाया जाता है। बाय एक्ट 7 ऑफ 1972 द पावर टू डिक्लेयर एरिया एज बिंग डिस्टर्ब वॉज एक्सटेंडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस डिस्टर्ब एरिया कौन डिक्लेयर करता है, तो वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होती कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया बोल सके। In a civilian setting, soldiers have no legal tender and are still bound to the same command chain as they would in a war theater। मतलब क्या, जो ऐसा सिविलियन सेटिंग्स, मतलब जो सिविलियंस जो लोग होते हैं उनके पास ये चीज़ नहीं आती है कि कोई मतलब डायरेक्टली उस पर अपोज कर सकते, डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर सकते। इन टाइम जब वॉर, डायरेक्टली बोल सकूँ तो जब वॉर अप्लाई होता है तब आसपास वहाँ पे मेजर मेजर रूल अप्लाई करता है। इसका मतलब ये कहना है पूरे पैसेज का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इन एन एरिया दैट इज प्रोक्लेम एज डिस्टर्ब एंड ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्स हैज़ पावर टू, कौन कौन से पावर होते हैं आर्म फोर्स के पास, ये देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आफ्टर गिविंग सच ड्यू वार्निंग, फायर अपॉन और यूज अदर काइंड्स ऑफ फोर्स when if it cause death against the person who is acting against law and order in the disturbed area for the maintaining of a public order। ठीक है, अगर कुछ वार्निंग आसपास द्वारा दी जाती है या कुछ फायर किया जाता है, उस टाइम पे अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो गई तो भी आसपास के ऊपर कोई डेथ पेनल्टी मतलब जो केस होता है वो केस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आसपा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई इसके आगे आता है, उसके अगेंस्ट होता है, तो उसके ऊपर फायर भी किया जा सकता है, वार्निंग भी दी सकती है या फिर उसको किल भी किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय एनी आर्म्स डंप, हाइड आउट्स, प्रिपेयर्ड फॉर prepared or fortified position or shelter or training camps for which armed attacks are made by the armed volunteer or armed gangs or absconder wanted for any offense। ठीक है, क्या मतलब है, जो आर्म डम्स जो होते हैं, जो मिलिटेंट जो होते हैं, इंसर्जेंट जो नक्सलाइट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक आर्म डंप बनाते हैं, हाइड आउट बनाते हैं। अगर उस टाइम पे आर्म फोर्स वहाँ पे अप्लाई है तो वहाँ पर वो उसको डिस्ट्रॉय करने की उनके पास पावर होती है। टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट एनी वन
who can commit cognizable offense or is reasonably suspected of having done so and may use force if needed for the arrest। ठीक है, मतलब क्या उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी इंसान को या किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट टू एंटर and search any premises in order to make such arrest or to recover any person wrongfully restrained or any arms ammunition or explosive substance and disease। ठीक है, अगर कई आसपास को लगा कि किसी के घर में जा सके, मतलब किसी के घर में कोई आर्म्स रखा हुआ है, मतलब आर्म्स रखे हुए, अम्यूनिशन रखा हुआ है, एक्सप्लोसिव रखा है, तो उनके घर में बिना कोई वारंट के डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप एंड सर्च एनी व्हीकल, उनके पास वही ताकत होती है कि कोई भी व्हीकल को स्टॉप कर सके, उसको सर्च कर सके। और सस्पेक्ट मिला तो एनी पर्सन अरेस्ट एंड टेकन इनटू कस्टडी अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड प्रेजेंट ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज इन द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर अरेस्ट होता है उसको कस्टडी में लिया जाता है और उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, उसके सामने उसको रखा जाता है कोई बिना डिले किए। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्मी ऑफिसर्स हैव लीगल इम्यूनिटी फॉर देयर एक्शन। उनके पास ये लीगल इम्यूनिटी होती है कि उनके पास जो एक्शन वो ले रहे हैं, उनके पास ये इम्यूनिटी रहती है कि वो उसके पास ऊपर जो ऑफेंस लगेगा, मतलब जो कोई अगर उसको उनके ऊपर कोई केस करेगा तो उनके पास केस अप्लाई नहीं होगा, उनके पास ये इम्यूनिटी होती है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस एक्टिंग इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट फ्रॉम persecution, suit or other legal proceedings except with sanction for the central government in exercise of the power conferred by this act। On July 2016 in the landmark ruling the Supreme Court of India say ended the immunity। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने एंड किया था इम्यूनिटी, इस जो जितनी भी इम्यूनिटी मिली थी वो सबको एंड किया गया, आर्म फोर्स को जो मिली थी। उसमें क्या कहा गया ये देख लेते हैं। इट डज नॉट मैटर वेदर द विक्टिम वॉज अ कॉमन पर्सन और अ मिलिटेंट और टेररिस्ट, नॉर डज इट मैटर वेदर द अग्रेसर वॉज अ कॉमन पर्सन और द स्टेट। द लॉ इज द सेम फॉर बोथ and is equally applicable to both। This is requirement of a democracy and the requirement of preservation of the rule of law and the preservation of individual liberties। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।